हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लास्ट एक्टिविटी 3.14 को समझेंगे। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। अब इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें क्लीन्ड आयरन नेल्स डालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी, पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क इट। जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें हमें कुछ वाटर डालना है, ठीक, और इसको ऐसे कॉर्क से बंद कर देना है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, हमें पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, एड अबाउट 1 मिलीलीटर ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर डालना है और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर बनानी है, यानी उसमें 1 मिलीलीटर ऑफ ऑयल डालना है। जब आप ऑयल डालेंगे तो वो अपने आप ही एक लेयर बना लेगी, ऊपर सेटल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि जो ऑयल होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। यहाँ पर ऑयल का क्या काम है कि जो ऑयल है वो वाटर में एयर को जाने से रोकेगी, ठीक, क्योंकि ये जो मोटी लेयर बनी है ये एयर को अंदर आने से प्रिवेंट करेगी, जिसकी वजह से आयरन नेल के कांटेक्ट में भी एयर नहीं आएगी। आगे देखिए, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी एंड कॉर्क इट। टेस्ट ट्यूब सी में हमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है। कैल्शियम क्लोराइड आपने एक्टिविटी 2.9 में चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा कि इसका काम ये होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, यानी इसके आसपास जितना भी मॉइस्चर होगा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। एक्टिविटी 2.9 में आई थिंक ये गिवन था। अब आप देखिए, इफ़ एनी फ्रॉम द एयर लीव दिस टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज एंड देन एब्जॉर्ब। अब जो टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी हैं इनको हमें कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें देखना है कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक। तो एक्टिविटी के नीचे ही दिया गया है कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। जो टेस्ट ट्यूब ए होता है उनमें जो आयरन नेल होती हैं वो रस्ट हो जाते हैं, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि ये वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक, जिसकी वजह से यानी ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से इनमें रस्ट लग जाता है, ठीक, यानी ये कोरोड हो जाती है। अब बात करें टेस्ट ट्यूब बी और सी की, तो इन टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज्ड, ये तो हो गया। टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज्ड टू ओनली वाटर एंड द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज्ड टू ड्राई एयर। अब टेस्ट ट्यूब बी और सी की बात करें हम, तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने आयरन नेल्स के कांटेक्ट में सिर्फ वाटर को दिया था, ठीक, और ऊपर ऑयल की लेयर एयर को प्रिवेंट करने के लिए हमने बनाई थी। आप देखेंगे कि जब आयरन नेल्स के पास एयर नहीं पहुंच पाती है, ठीक, भले ही उनके पास वाटर क्यों ना हो, तब भी इसमें रस्ट नहीं लगता है, यानी ये इसमें कोई भी कोरोजन देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक, तो इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा। अब बात करें टेस्ट ट्यूब सी की, तो इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया था, यानी ऐसा कंपाउंड जो कि ड्राइंग एजेंट होता है, यानी जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसके आसपास जितना भी मॉइस्चर होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो इसकी वजह से इसमें वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, यानी इसमें वाटर नहीं है, जिसकी वजह से इसको वाटर नहीं मिल पाएगा और जिसकी वजह से इसमें रस्ट नहीं लगा है, ठीक। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोरोजन होता है, कोरोजन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए वाटर और एयर दोनों ही एसेंशियल होते हैं। अगर वाटर एयर में से कुछ भी एब्सेंस हो, यानी प्रेजेंट ना हो, तो उसमें कोरोजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। पहले समझते हैं हम कि कोरोजन बोलते हैं किसको है। द फिनोमिना ऑफ ए सरफेस ऑफ अ मेटल बीइंग अटैक्ड बाय एयर, वाटर और एनी अदर सब्सटेंस अराउंड इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। वो फिनोमिना जिसमें किसी भी मेटल का जो सरफेस होता है वो एयर, वाटर या फिर किसी भी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें जो चेंजेस आते हैं, उनमें जो रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पे कुछ बेसिक आयरन मेटल्स के नेम दिए गए हैं जिसमें हमें कोरोजन देखने को मिलता है। जैसे आयरन है, आयरन जब कोरोड होता है, ठीक, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी इनमें इनके कलर में क्या चेंजेस आते हैं और ये किसकी वजह से आते हैं ये हमें देखना है।
इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आयरन में हमें कोरोजन देखने को मिल रहा है तो उसमें किस कलर की कोटिंग होगी, ठीक ऐसे करके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये हम एक बार समझ लेते हैं। आयरन जब इसमें कोरोजन देखने को मिलता है हमें, जब किसी भी मेटल में ये फिनोमेना देखने को मिलता है, यानी जब कोई भी मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके डैमेज हो जाता है, तब उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करते हैं तो उसमें कोरोजन की प्रोसेस को कोरोजन नहीं बल्कि रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है, ठीक। और रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ आयरन के केस में ही यूज़ होती है, किसी और मेटल के केस में हम कोरोजन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आयरन कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आयरन में जब रस्टिंग होती है, यानी जब ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके डैमेज हो जाता है, तो इसमें जो कोटिंग होती है उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक। और ये क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड XH2O, यहाँ पे X इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ पे X का यूज़ हुआ है। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से ही इसमें कोटिंग बनती है, ठीक। अब बात करें कॉपर की, तो जब कॉपर में कोरोजन देखने को मिलता है हमें तो उसमें ग्रीन कोटिंग लगती है ड्यू टू द कॉपर कार्बोनेट, और इसमें जो ग्रीन कोटिंग बनी है वो कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से बनी। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज। एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से कोरोड होता है, यानी इसके फॉर्मेशन की वजह से इसमें कोरोजन देखने को मिलता है, और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर उस पर बनती है वो उसको फर्दर डैमेज होने से बचाती है, ठीक, प्रिवेंट करती है। सिल्वर और जो ये गोल्ड होते हैं ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सिल्वर जब इसको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, यानी ये डैमेज हो जाता है और इसमें जो कोटिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से। नोबल मेटल्स जो होते हैं और ये जो गोल्ड सिल्वर होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डू नॉट कोरोड रेडली, और ये जल्दी कोरोजन इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो एक्टिविटी 3.14 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर कोरोजन टू टेक प्लेस। किसी भी जो कोरोजन की प्रोसेस होती है उसके लिए एयर और वाटर दोनों ही नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस केमिकल इक्वेशन को लिखिए जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ये आयरन है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, यानी जब ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब ये इसमें रस्ट देखने को हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर और एयर दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक, जो कि दोनों ही एसेंशियल होते हैं कोरोजन के लिए। तो आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है प्लस में एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तब इसमें बन जाता है फेरिक ऑक्साइड 3H2O, ठीक, या फिर आप यहाँ पे XH2O भी लिख सकते हैं। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से ही हमें रस्टिंग ऑफ आयरन देखने को मिलता है। ये केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये अच्छे समझ में आए होंगे। इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी थी ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।